मित्रों, आशा है आप लोग एकत्रित हो गए होंगे और जिस विषय पर बोलने के लिए आज हमें आमंत्रित किया गया है उस विषय पे थोड़ी सी देर में हम लोग चर्चा शुरू करने की स्थिति में होंगे। कोरोना का प्रकोप, जब तक मित्र लोग आते हैं तब तक हम लोग और सामान्य बातचीत करते हैं। कोरोना का प्रकोप थमने में नहीं आ रहा है और स्थिति ये हो गई है कि सरकार कितने भी दावे कर ले, वो इससे उपजे तीनों आयामों में से किसी पर भी नियंत्रण पा पाने में सफल नहीं हो पा रही है। इतनी गैर जिम्मेदार व्यवस्था इस पूरी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दे रही, जिससे इस देश की जनता को दो चार होना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, जो छोटे छोटे से देश हैं, उन छोटे छोटे से देशों ने भी जैसे ही दिसंबर में पहली बार इस वायरस के आने की धमक सुनाई दी थी, उसी वक्त उससे निपटने के लिए, उससे बचने के लिए तैयारी कर ली थी। जनवादी महिला समिति की नेत्री कॉमरेड संध्या शैली ने आज दोपहर में ऐसे तमाम सारे देशों के बारे में हवाला दिया है। आप लोग अगर उनके वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत सारी नई जानकारियां भी मिलेंगी। लेकिन हम क्या कर रहे थे उस वक्त? हम मध्य प्रदेश में घोड़ों की मंडी लगाकर बैठे थे और दूसरी पार्टियों के विधायकों को, किसी को 30 करोड़ में, किसी को 35 करोड़ में, किसी को 50 करोड़ में खरीदने में लगे हुए थे। हम क्या कर रहे थे उस वक्त? हम उस वक्त ये कर रहे थे कि दुनिया का जो सबसे दुष्ट देश है, उस दुष्ट देश का जो सबसे दुष्ट राष्ट्रपति आज तक के इतिहास में हुआ है, उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे अहमदाबाद में। और आज उसकी महामारी का असर हमने देख लिया है। मैं जिस प्रदेश में बैठकर आपके बीच में बोल रहा हूँ, उस प्रदेश के वो शहर जिनका अहमदाबाद के साथ व्यापार का और कारोबार का सीधा रिश्ता है, वो शहर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। एक इंदौर है जो 2000 की संख्या को छूने जा रहा है, एक भोपाल है जो 1000 को छूने जा रहा है, और ये संख्याएं तब हैं जबकि जांच भी अभी ठीक तरीके से नहीं की जा रही है। ट्रंप जहां जहां गए वहां वहां वो तीनों शहर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, उस कहावत को अगर आधुनिक अर्थों में कहा जाए तो जहजे पांव पड़े ट्रंपन के तह तह बंटा ढार। मजेदार बात यह कि उसके बाद भी हम उसको नियंत्रित करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। और तैयार नहीं है इसलिए वो फैलती चली जा रही है। सरकार में बैठे हुए लोग समझते हैं कि उनकी जेब में मीडिया है, तो उस मीडिया की दम पर वो कुछ भी कर लेंगे, झूठ को सच बना देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बहुत बड़ी आपदा के दौर में देश है और उसके प्रति गैर जिम्मेदारी की वजह से उस आपदा से फिलहाल बाहर निकलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। हमें जूझना पड़ेगा, हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे। लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के बाद पूरे देश और देश की मेहनतकश जनता पर जो खतरे आने वाले हैं, उनके लिए हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बहरहाल, उत्तराखंड की पार्टी ने और वहाँ के जो राज्य सचिव में हमारे मित्र और कॉमरेड राजेंद्र सिंह नेगी जी ने हमसे कहा था कि कोरोना की महामारी के दौरान किसान की जो हालत हो रही है, उस हालत की वजह क्या है, उस हालत से किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है, इसके बारे में
मैं आपके बीच में कुछ देर बातचीत करूं। कुछ तबके ऐसे होते हैं, जब समाज वर्गों में बढ़ जाता है तो अलग अलग तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं अलग अलग तबकों के लिए। कुछ घाटे में रहते हैं, कुछ फायदे में रहते हैं, कुछ कदम उठाया जाए तो किसी को लाभ मिल जाता है, किसी को लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जो अगर विकास होता है तो भी घाटे में रहते हैं, और अगर विकास नहीं हो पाता है तब भी घाटे में रहते हैं, और उस तबके का नाम है भारत का किसान। अगर तथाकथित डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े हाईवेज बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बनाई जाती हैं, औद्योगिकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, किसान लुटता है, उसे मुआवजा भी नहीं मिलता, उसे रोजगार भी नहीं मिलता। और अगर विकास नहीं होता है, सड़कें नहीं डलती हैं, अगर वो उसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए वो नहीं बनती है, अगर उसके लिए जो बंदोबस्त किया जाना चाहिए, उसकी फसल के लिए बिजली पहुंचाने के लिए अगर ये सब काम नहीं होता है तो भी वही किसान घाटे में रहता है। तो ये किसान एक ऐसी नस्ल है खास तौर से भारतवर्ष में जो दोनों ही तरीके से घाटे में रहती है, क्योंकि दोनों ही तरीके की प्रक्रियाओं में उसकी उस वास्तविक स्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता है जिस वास्तविक स्थिति में वो कई सालों के पूंजीवादी विकास और सैकड़ों साल के सामंती विकास की वजह से आज स्थिति में आया। बहरहाल ये एक लंबी बहस का सवाल है। अभी तो मोटे तौर पर हम उन चीजों को पहले दौर में चर्चा करना चाहेंगे कि कोरोना की आपदा के असर किसान पर किस तरीके से होने वाले हैं, ग्रामीण आबादी पर किस तरीके से होने वाले हैं। हम जिस देश में रहते हैं वहां अगर केरल के अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य प्रणाली नाम की, हेल्थ सिस्टम नाम की कोई प्रबंध नहीं है। सरकार ने पिछले 70 साल के विकास में, 70 साल के राज में इस देश के गांवों को डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स तो छोड़िए, नर्सिंग होम की बात तो करना बंद कर दीजिए, उनको वार्ड वाइज और कंपाउंडर्स भी नहीं दिए हैं। इस तरीके की हालत हमारे ग्रामीण इलाके में है। पहले से हम इतना खराब हेल्थ सिस्टम लिए हुए बैठे हैं, उस पर जो लाखों की संख्या में हमारे प्रवासी भाई बहन लौट कर आ रहे हैं, अभी जो हम बैठे थे उन्हीं का कोई इलाज नहीं हो पाया, उन्हीं की कोई जांच नहीं हो पाई। अब ये लाखों की संख्या में जो हमारे प्रवासी भाई बहन लौट के आ रहे हैं पैदल चलते हुए हजार हजार मील तक, न जाने कितने शहरों से गुजरते हुए, न जाने कितने सारे संक्रमणों का सामना करते हुए जब वो गांव में लौट कर आएंगे तो उनके साथ जिस तरीके के संक्रमण आएंगे, जो वो जानबूझकर लेकर नहीं आएंगे लेकिन जो मजबूरी में उनके साथ चिपक जाएंगे उनके भूखे शरीर से, उन संक्रमण के जरिए जो गांव के इलाके में, ग्रामीण इलाकों में कोरोना की महामारी जो व्यापक असर दिखाने वाली है, वो आने वाले 1 महीने में इस देश को मालूम पड़ पाया। कोरोना के संकट का तीसरा नुकसान इस देश के किसानों को यह हुआ कि इस लॉकडाउन के दौर में उसकी फसल कट के आई, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे वो सरसों की हो या दूसरी फसलें हो। और जब ये फसलें उसकी कट कर आई तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि मंडियां नहीं खुल सकती, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, जिसको वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। इस देश में जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हजारों साल पुरानी पहले से ही है, और काहे के लिए एक नई सोशल डिस्टेंसिंग लेकर आते हो। उस फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए के नाम पर उन्होंने मंडियां नहीं खोजी। और अब जैसा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ढोल बजा के किया है, बाकी की राज्य सरकारों ने बिना ढोल बजाए हुए कर दिया है। और उन्होंने ये कर दिया है कि उन्होंने खरीद को, किसान की खरीद को अब पूरी तरीके से फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के हाथ में सौंप दिया है, और किसान की पूरी फसल की खरीद का काम आड़तियों के हाथ में सौंप दिया है। और हम प्रामाणिक जानकारी के हिसाब से कह रहे हैं, किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री अगर सर्वे के लिए निकलना चाहे तो हम उनको ये बता सकते हैं उदाहरण सहित कि जो न्यूनतम उसको फसल की वाजिब दाम तो नहीं मिले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जो उसको C2 + 50% दोनों लागतें जोड़ के और 50% मुनाफा जोड़ के उसको जो कीमत मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिली।
लेकिन उसकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया था उससे भी 30 और 40% कम पर उसे अपनी फसल को बेचना पड़ा। इस देश के ग्रामीण इलाकों की परिवारों की आमदनी का 35% आमदनी का, अगर 100 रुपये वो कमाते हैं दिन भर में, तो उसमें से 35 रुपये की आमदनी का हिस्सा उनके पशुपालन के जरिए होता है। चाहे वो गाय पाले, चाहे वो भैंस पाले, चाहे वो बकरी पाले, चाहे वो मुर्गी पाले, पशु और कुक्कुट पालन के जरिए होता है। इस पूरे लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की महामारी की वजह से ये जितने भी दूध पैदा करने वाले लोग थे, जितने भी सब्जी पैदा करने वाले लोग थे, जितने भी फल पैदा करने वाले लोग थे, जितने भी फूल पैदा करने वाले लोग थे, जिनके यहाँ से अंडे बेचने के लिए आते थे, उन सारे लोगों के कारोबार पर भी जबरदस्त विनाशकारी असर हुआ है। पिछले 47 दिन के लॉकडाउन में हम जिस शहर में बैठकर आपसे चर्चा कर रहे हैं, उस शहर में किसी भी सब्जी की कीमत बढ़ी नहीं है, बल्कि पहले दिन 22 मार्च को और 23 और 24 मार्च को, इन 3 दिनों में वो सब्जी जो थोड़ी सी महंगी दिख रही थी वो अब लगभग आधे या 65%, 70% और कुछ तो आधे से भी कम कीमत पर मिल रही है। पूरा परिवहन रुक गया उसका, सब्जी का। कल हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, अनूपपुर में रहते हैं, कल उनका ये फोन आया था कि जब उनके परिवार की एक महिला बाजार में खरीदारी करने के लिए गई, सब्जी खरीदने के लिए गई, तो वहां पर भिंडी वाली ने उससे ये कहा कि 5 रुपए किलो में ये भिंडी लेके चली जाओ। और इससे पहले कि वो 5 रुपए किलो वाली के पास जाती, उसके पड़ोस वाली ने ये कहा कि नहीं, हम 3 रुपए किलो में भी देने के लिए तैयार है, इसको लेके चले जाओ। एक सब्जी वाली ने उनसे कहा कि ये जो भाजी है पूरी की पूरी वो आप 5 रुपए में ले जाओ, और अगर 5 रुपए में भी नहीं ले जाना चाहती तो मुफ्त में ले जाओ, क्योंकि मैं अपने खेत से उसको उखाड़ के लाई हूं, इसे मैं ऐसे ही फेंक कर नहीं जा सकती। तो किसान के जो सब्जी पैदा करने वाले किसान थे, जो बाकी की चीजें पैदा करने वाले जो किसान थे, उनका भी पूरा सर्वनाश हुआ है। फसल मतलब सब्जी की जो कीमत उनके सब्जी के परिवहन की वजह से, बड़े शहरों में भेजने की वजह से, उसके व्यापार के जितने भी रास्ते बंद हुए तो वो पूरी तरीके से लुटा है। उस पर एक असर ये भी हुआ है जो बहुत बड़ा असर है, क्योंकि हम जानते हैं कि 35% से ज्यादा आमदनी उसको दूध बेचने से या दुग्ध उत्पाद बेचने से होती है, वो भी उसके हाथ से छिन गया। और ये जो लाखों लोग सड़कों पर चल रहे हैं, ये जो बंबई से लौट रहे हैं, ये जो सूरत से लौट रहे हैं, ये जो दिल्ली से वापस लौट रहे हैं पैदल पैदल, जिन्हें पुलिस डंडे मार रही है, जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, हालांकि हमारी वित्त मंत्रालय जो प्याज नहीं खाते हैं, उन्होंने कहा है कि इनको 3 समय खाना खिलाया जा रहा है। पता नहीं वो किन को 3 समय खाना खिलाते हैं, खैर वो एक अलग बात है, वो विद्वान लोग हैं। और इस मामले में कम से कम उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है कि उनसे ज़्यादा तेजी और आत्मविश्वास के साथ और कोई झूठ नहीं बोल सकता। बहरहाल ये जो लाखों लोग सड़कों पर हैं, जो शहरों से गांव की ओर जा रहे हैं, जो महानगरों से गांव की ओर लौट कर जा रहे हैं, कोई बिहार जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश जा रहा है, उत्तराखंड भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, महाराष्ट्र के गांव में जा रहे हैं, इनके गांव के लौटने से इनका कुछ असर पड़ने वाला है इस देश पर कि नहीं पड़ने वाला? सरकार के पास कोई सोचने वाला विभाग है कि नहीं है? इनके 4 तरीके के असर पड़ने वाले हैं। पहला असर तो ये कि ये जितने भी शहरों में कमाने वाले लोग थे, चाहे वो बम्बई में हो, चाहे वो सूरत में हो, वो बड़ी मुश्किलों में वहां पर रहकर रोजगार करते थे। और रोजगार करने के बाद अशोक पटेल जी ने ये जानकारी दी है कि उनके यहाँ से किसानों की खरीद कितनी कम कीमत पर की गई है। आपके कमेंट बॉक्स में होगी, आप उसको देखिएगा। ये सब जगह की कहानी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से ये जो कमाने के लिए जाते थे वो मनी ऑर्डर भेजा करते थे। आजकल मनी ऑर्डर नहीं चलता तो वो पेटीएम किया करते थे, वो बैंक ट्रांसफर करते थे। अपनी महीने भर की कमाई में से 30-40% वो अपनी रोटी और किराए पे खर्च करते थे, बाकी अपने गांव के बूढ़े माँ बाप के लिए, गांव में रह गए परिवार के लिए, ज्यादातर मामलों में गांव में रह गई पत्नी और माँ और बहन के लिए और बच्चों के लिए। ये लोग जो पैसा भेजा करते थे उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक बड़े हिस्से की पूर्ति होती थी। और वो छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, वो एक बड़ा हिस्सा था जो गांव में रहने वाले लोगों के लिए साधन बनता था। वो पूरी तरीके से बंद होने वाला है। कितने महीने के लिए बंद होने वाला है इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। पहला असर तो ये पड़ने वाला है
प्रवासी मजदूर केवल आवागमन की समस्या नहीं है, प्रवासी मजदूर केवल बेंगलोर या महाराष्ट्र में बनने वाली मल्टी स्टोरीज में होने वाला विलंब नहीं है, बल्कि प्रवासी मजदूरों के लौटने का एक बड़ा असर यह होगा। दूसरा असर क्या होगा, गांव के संसाधन जो पहले से ही सिकुड़े हुए हैं उन पर जब ये बोझ बढ़ जाएगा, ये आबादी और बढ़ जाएगी, गांव में रोजगार की संभावना जो पहले से ही बहुत ज्यादा सिकुड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है, जब वहां पर बेरोजगारों की फौज और भी पहुंच जाएगी तो उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर क्या होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। एक गांव को यूनिट बनाकर अगर आप ये कल्पना करते हैं कि उसमें अगर 15 लोग लौट कर आते हैं, सिर्फ 15, तो उस गांव की हालत क्या होनी है। और चौथा, ये जो श्रम कानून में परिवर्तन किया जा रहा है वो केवल ट्रेड यूनियन की चिंता का विषय नहीं है, वो केवल काम करने वाले मजदूरों की चिंता का विषय नहीं है, उसका असर उनकी आमदनी पर पड़ेगा। और आमदनी पर पड़ेगा इसका मतलब यह है कि उसका बाद का असर, पश्चातवर्ती जो असर है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। हमारे नेताओं ने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा, असल में तो उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उन्होंने केवल उस कागज पर दस्तखत करना सीखा है जो कागज कॉरपोरेट कंपनियों का एक गिरोह अपने पक्ष में योजना बनाकर दे जाता है और जिस पर वो हस्ताक्षर कर देते हैं और अपने किसी ऐसे ही डायलॉग राइटर से भाषण लिखवा के खोखले शब्दों की बाढ़ सी ला देते हैं जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर उन्होंने इतिहास पढ़ा होता तो ये जो विनाश हो रहा है, ये विनाश इतिहास में 18वीं सदी के उस विनाश के बराबर है जो अंग्रेजों ने इस भारत की पूरी उत्पादन प्रणाली को ठप करके किया था। मुगलों के आखिरी जमाने में इस देश की जो आबादी थी 18वीं सदी की शुरुआत में, इस देश की 50% आबादी शहरों में रहा करती थी, शहरी आबादी हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े शहर थे जहां पर व्यापार होता था, कारोबार होता था, उत्पादन भी होता था, शिल्पकार भी थे। उन्होंने जब पूरी तरीके से उन सारे के सारे उत्पादन के साधनों को, चाहे वो कुम्हार थे, चाहे वो लोहार थे, चाहे वो कपड़े बुनने वाले थे, चाहे वो मूर्तिकार थे, चाहे वो सुनार थे, जब इन सारे लोगों के रोजगार को पूरी तरीके से ठप करके अपने माल को खपाने की कोशिश की तो नतीजा क्या निकला। 19वीं शताब्दी के अंत तक 150 साल के अंदर भारत की शहरी आबादी घटकर 50% से रह गई 15%। 35% लोग गांव की ओर लौट कर आए क्योंकि शहरों में रहना उनके लिए असंभव हो गया था, मुश्किल हो गया था। इसका केवल एक उदाहरण हम देख लें कि ढाका में 1880 में 2 लाख लोग रहा करते थे, करोड़ों पाउंड का दुनिया भर में मलमल का कपड़ा बेचा करते थे। उन्हें अपनी कपड़े को खपाना था तो उन्होंने अपने कपड़े को खपाने के लिए ढाका के कपड़ा बुनने वाले मजदूरों की लूम्स तोड़ दी। कहा जाता है कि उनके अंगूठे काट लिए गए और नतीजा ये निकला कि 1890 में 10 साल के अंदर ढाका की आबादी 2 लाख से घटकर 79,000 रह गई और 20 साल के अंदर वो केवल 20,000 रह गई। 90% आबादी चली गई क्योंकि उसके रोजगार के अवसर आपने खत्म कर दिया। ठीक वही प्रक्रिया होगी जब ये शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में उनको लिए किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो हम दोबारा से उस काल को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो काल इस देश में अकालों का काल माना जाता है। क्या है सरकार के पास नीति? अभी एक प्रामाणिक सर्वे आया है परसों और उस सर्वे का यह कहना है कि इस देश की 34% जनता गंभीर संकट में, गंभीर मतलब शाम के वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है और सुबह जो रोटी खाई थी वो पर्याप्त नहीं थी, चटनी के साथ खाई थी या सूखे चावल खाए थे। और उसका ये आकलन है कि पूरे देश की लगभग 66% आबादी ऐसी है जिसके लिए अपने परिवार को, अपने जीवन को 1 सप्ताह तक चलाना भी मुश्किल है। उस देश को किस तरीके की नीतियों की आवश्यकता है? क्या उस देश में लॉकडाउन करने के पहले 4-5 दिन का समय देने की आवश्यकता नहीं थी कि 4-5 दिन का समय दें ताकि जिसको कहीं सेटल हो जाना है वो सेटल हो जाए? अरे तब नहीं बनाया, वो छोड़िए,
आज भी कौन सी नीति लेकर आ रहे हैं? राजधानी एक्सप्रेस चलेंगी, एयर कंडीशन गाड़ियां चलेंगी, उसमें भी सीनियर सिटीजन और कैंसर पेशेंट्स के लिए जो कंसेशन मिलता था वो नहीं मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि शताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। अब वो कह रहे हैं कि विदेश में जो हमारे भारतीय रह गए हैं उनको लाने के लिए सरकार हवाई जहाज भेजेगी। ये जो यहां पर घूम रहे हैं, जो लाठियां खाते हुए पैदल चल रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं सड़क हादसों में, जो ट्रेन से कट रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल के और उमरिया के लोग, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? अभी 4-5 दिन से एक फोटो बड़ी वायरल हो रही है जिनमें एक मोहतरमा का प्रिय कुत्ता छूट गया था, तो उसको लाने के लिए सरकार ने काफी जतन किए और वो कुत्ते महाशय जो है वो हवाई जहाज में बैठकर यहाँ पर आ गए हैं। जानवर बहुत प्यारे होते हैं, जानवरों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या ये जो लाखों लोग घूम रहे हैं, क्या ये उन जानवरों से ज्यादा बेहतर इस देश के नागरिक नहीं है? आपने उसके पहले योजना नहीं बनाई लॉकडाउन के लिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी आपने क्या योजना बनाई? अरे लॉकडाउन के पहले ही किसान बहुत ज्यादा संकट में था। कोरोना के आने के पहले ही किसान का संकट कोई कम नहीं था। न तो उसकी खेती के लिए जो मदद दी जाती थी, सस्ती बिजली के रूप में, सस्ते खाद के रूप में, सस्ते डीजल के रूप में, सस्ते कीटनाशक के रूप में, सस्ते बीज के रूप में, वो सब आपने खत्म कर दी 15-20 साल में। आपने और तेजी से खत्म कर दी मोदी जी ने। उसके बाद जो खरीदी हुआ करती थी, जिस पे कम से कम ये उम्मीद रहती थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाएगा, वो खरीदी आपने पूरी तरीके से समाप्त कर दी। अब वो आड़तियों पर और निजी कंपनियों पर खरीद पर निर्भर है, जो उसकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के देने के लिए भी तैयार नहीं है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पिछले 7 साल के अंदर बहुत तेजी के साथ इस देश के किसानों को मिलने वाले बैंकों के ऋण में कमी आई है। कॉरपोरेट्स के पास जा रहे हैं। एग्रीकल्चर लोन्स भी जो दिए जा रहे हैं वो भी बंबई जैसे शहर में सबसे ज्यादा दिए जा रहे हैं, जहां पर एक भी किसान नहीं है, लेकिन एग्रीरियन सेक्टर के नाम पर अंबानी साहब की एक कंपनी है जो एग्री प्रोडक्ट्स के नाम पर उन लोन्स के हिस्से को हड़प रही है। तो क्या है, ऊपर से इस दौरान, खास तौर से पिछले 10-12 साल के दौरान और मोदी जी के आने के बाद तो खास तौर से इस देश में औद्योगिकरण को आकर्षित करने के नाम पर किसानों की खेती की जमीन को लेने के लिए जिस तरीके का बाबेला मचा है और जिस तरीके से लाखों एकड़ जमीन ली गई है, उसकी वजह से भी न किसान को मुआवजा मिला, न रोजगार मिला। ये पहले से ही थे। उसके बाद जैसे हमारे यहां पर ये कहावत कही जाती है ना, दूबरे के 2 आषाढ़, ये दूबरे के 2 आषाढ़ से भी ज्यादा बड़ा मामला है और उससे भी ज्यादा जले पर नमक छिड़कने जैसी बात है 25 लाख करोड़ के पैकेज की लफाजी। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक ढपोर शंख हुआ करते थे। उनके साथ ये खास बात थी कि उनको सामने रख के आप उनसे कहते थे कि 2 रोटी दे दो, वो ये बोलते थे कि नहीं 2 क्यों मांग रहे हो, 4 रोटी ले लो। फिर आप कहते थे ठीक है 4 दे दो, फिर वो कहते थे 4 क्यों मांग रहे हो, 8 दे दो। वो देते कुछ नहीं थे, आप जितना मांगते थे उसका दुगना बताकर वो आपके पास आपकी बात को लौटा देते थे। इसी तरीके की ढपोर संघ की एक कहानी हम लोगों ने सुनी थी। लेकिन ये तो ढपोर संघ से भी आगे वाले निकले। हमारी रीवा में एक कहावत है दत्तनिपोर, ये दत्तनिपोर शंख निकले हैं, ये ढपोर शंख नहीं है। और ये दत्तनिपोर शंखों की तरीके से इन्होंने उस 25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। जरा किसानों के नजरिए से देखिए उस पैकेज को, कॉर्पोरेट के नजरिए से मत देखिए। एक बड़े वाले कॉर्पोरेट के मालिक हैं, उन्होंने लिखा कल अपने ब्लॉग में कि 1.5 महीने बाद पहली बार मैं तसल्ली की नींद सोया रात में जब मैंने इस पैकेज को सुना। कॉर्पोरेट को बहुत अच्छी नींद आ रही है, कॉर्पोरेट की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, वेरी गुड। किसान के लिए क्या मिला इसमें, उस पर तो आकलन कर लीजिए। उन्होंने कहा, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्रा नहीं है, जो प्याज नहीं खाते हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कल 9 उपाय बताए, जिसमें एक रेहड़ी वाले के लिए था, एक आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए था, 3 प्रवासी मजदूरों के लिए था, 1 आवास के लिए था और 2 किसानों के लिए था। क्या है वो? उन्होंने कहा कि जो सीमांत किसानों के कर्ज है, मार्जिनल फार्मर्स के जो कर्ज हैं, उन कर्जों को माफ करने के बारे में सरकार विचार करेगी और इससे करीबन 2.5 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है।
आपको याद होगा ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो लाई गई थी, उस वक्त भी सरकार ने ये कहा था कि इससे करीबन 14.5 करोड़ लोगों को, किसानों को फायदा होने वाला है। 2 करोड़ किसानों तक के पास भी वो पैसा नहीं पहुंच पाया। अब उन्होंने कहा कि ये करेंगे। उन्होंने कहा कि 31 मई तक ब्याज स्थगित किए जाएंगे, 3 महीने की ब्याज नहीं वसूली की जाएगी। क्या बात है, न कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, न बिना ब्याज के किसान को ऋण देने की बात कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। बस नाबार्ड को उन्होंने जरूर पैसा दिया। ये नाबार्ड क्या है, कितने % किसानों को नाबार्ड से फायदा मिलता है? मैंने आपको बंबई का एक उदाहरण दिया। नाबार्ड से लोन मिलने के लिए केवल या तो उनको लाभ मिलता है जो एग्री बिजनेस कर रहे हैं, उनके नाम के आगे केवल एग्री है लेकिन वो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का बिजनेस है, या तो उनको लोन मिलता है, या जो धनी किसान होते हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी से या सत्ता के हिस्से होते हैं, केवल उनको लोन मिलता है। आम किसान के लिए नाबार्ड का खजाना न कभी खुला है, न जैसे उसके नियम है उसके हिसाब से कभी खुलने वाला है। फिर क्या मिलेगा? बैंकों का ऋण कितना मिलेगा? कभी किसान बन के, एक औसत आम हिंदुस्तानी किसान बन के बैंकों में जाकर तो देखिए। मैनेजर की तो बात छोड़िए, सिक्योरिटी वाले ही आपको नहीं जाने देगा। अगर बहुत ज्यादा हमदर्द हुआ सिक्योरिटी वाला तो आपको बाहर बैठाल कर चाय पिलाएगा और कहेगा कि अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बैंकों का रवैया पहले से ही था, ये क्या देने वाले हैं? ये कुछ देने वाले नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, उन्होंने कहा है कि हम ये जो किसानों की फसल की जो खरीदारी होती है उसके लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ाएंगे। अरे वर्किंग कैपिटल आप 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, उससे किसान को क्या मिलना है? किसान की फसल का जब तक लागत से 1.5 गुना दाम नहीं दिया जाएगा तब तक किसान की जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। और ये सीधी सी बात केवल हमारी किसान सभा की बात नहीं है, अखिल भारतीय किसान सभा की बात नहीं है, सीपीएम की बात नहीं है। ये सीधी सी बात भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की बात है, जिसमें ये कहा गया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से फसल के 1.5 गुना दाम दिए जाएंगे। निकाल लीजिए C2 और जोड़ दीजिए 50%, कॉस्ट 1 कॉस्ट 2 और 50% दीजिए। उसको तो छोड़िए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा रहा है उसके हिसाब से भी भुगतान नहीं हुआ है इस कोरोना आपदा के दौरान, भारत के किसी भी कोने में नहीं हुआ है। और उससे ज्यादा एक और बड़ी समस्या जो इस बीच में पड़ी है, पूरे उत्तराखंड है उसको भुगता है, क्योंकि उत्तराखंड की पार्टी की पेज से मैं बोल रहा हूं, लेकिन भारत के बाकी के हिस्सों ने भी उसको भुगता है। वो है असमय होने वाली बारिश और ओले का पड़ना। ज्यादातर किसानों की फसल खलियान में थी, वो उसको पैक कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, बाजार में ले जाने के लिए उनके पास इंतजाम नहीं थे, क्योंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल लगा हुआ था। उसने जितना नुकसान पहुंचाया है, और खासतौर से सब्जी और फूल और फल वालों को जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 25 लाख करोड़ के पैकेज में 1 लाख करोड़ रुपए उसके मुआवजे के लिए देने के बारे में भी विचार नहीं किया गया, उसका जिक्र तक ही नहीं है। जिक्र जो है वो बहुत ही खतरनाक है। ये 25 लाख करोड़ का पैकेज देने के लिए कुछ नहीं आ रहा है, बल्कि किसानों के सामने एक ऐसा खतरा लेकर आ रहा है। इसमें कॉरपोरेट लूट को बढ़ाने की बात की गई है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, किसान को अपने ही खेत पर ठेका मजदूर से भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंचाने की बात की गई है। एक डॉक्टर की कहानी थी, जो जिन डॉक्टर का की अदा ये हुआ करती थी, और मुझे लगता है कि मोदी जी के वो अवतार थे, और वो अदा ये हुआ करती थी कि वो मरीज के शरीर में से खून निकालकर उसी के शरीर में चढ़ा देते थे और कहा करते थे कि ये 2 बोतल खून मैंने चढ़ा दिया है, अब इसकी फीस मुझे दे दो। उसी गरीब किसान के शरीर में से खून निकालकर, उसकी जमीन छीनकर, उसके अधिकार छीनकर, उससे वसूली करके अब मोदी जी उसी के शरीर में खून चढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो भी क्या, सीमांत किसानों के कर्जे के बारे में विचार किया जाएगा, 3 महीने के लिए ब्याज जो है वो स्थगित कर दी जाएगी। अरे उनकी फसल खरीदने के लिए कोई पैकेज है क्या? उनको सस्ता खाद देने के लिए, बिजली देने के लिए, बीज देने के लिए, कीटनाशक देने के लिए कोई पैकेज है क्या? नहीं, कोई पैकेज नहीं।
ये ऐसे ही डॉक्टर हैं। वो जब बोल रहे थे ना, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ में बोल्ड रिफॉर्म किए जाएंगे, आप समझते हैं इसका मतलब बोल्ड रिफॉर्म का? आजकल रिफॉर्म का मतलब है विनाश। और उनका यह कहना है कि कोरोना हमारे लिए आपदा नहीं है, कोरोना हमारे लिए अवसर है। कैसा अवसर है? वैसा ही अवसर है जिस अवसर के हिसाब से आप उन कामों को और भी ज्यादा कड़ाई के साथ करना चाहते हैं, जिन कामों को आप अगर सामान्य स्थिति में करते तो किसान आपकी राजधानियों को घेर लेते, किसान राजस्थान की किसानों की तरीके से आपकी पूरी सड़कों को जाम कर देते, रेल की पटरियों को जाम कर देते। आप कोविड प्रोटोकॉल की आड़ में उन तानाशाहीपूर्ण कदमों को लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं इस देश में, उनका नाम था चाणक्य। राजाओं को राज चलाने के मामले में उन्होंने जितनी अकल दी है उतनी अकल और किसी अर्थशास्त्री ने नहीं दी। वो जो पूंजीवादी अर्थशास्त्री जो बाद में पैदा हुए, चाहे वो रिकॉर्ड हो चाहे वो और भी हो, एडम स्मिथ हो या माल्थस हो, उन्होंने भी जितना ज्ञान नहीं दिया उतना ज्ञान देकर गए थे चाणक्य। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब भी राजकोष में कोई कमी हो और राजा को अपना राजकाज चलाने के लिए पैसा का संकट पैदा हो जाए तो उसे जनता के बीच में यह अफवाह फैला देनी चाहिए। एक फॉर्मूला उनका यह था कि जनता के बीच में यह अफवाह फैला देनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, उस महामारी से निपटने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ करना पड़ेगा और उससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना चाहिए और उसका 70-80% राजकोष में जमा कर लेना चाहिए और 15-20% यज्ञों के नाम पर खर्च करके पुरोहितों में बांट देना चाहिए ताकि वो भी खुश रहें और राजा का गुणगान करते रहें। उन्होंने दूसरा फॉर्मूला ये दिया था कि जब राजकोष में संकट आए तो उस राजकोष में संकट आने के वक्त राजा को ये करना चाहिए कि वो लोगों के बीच में इस तरीके का एक प्रकोप एक अपने किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध छेड़ने की तैयारी करते हैं। जरूरी नहीं है कि युद्ध करें, लेकिन युद्ध छेड़ने की तैयारी करते हैं और उस युद्ध छेड़ने की तैयारी के दौरान जनता से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूला जाए और उससे राजकोष के खजाने को भरा जाए। राजा को यथासंभव युद्ध से बचना चाहिए, लेकिन युद्ध के नाम पर पैसा इकट्ठा करना चाहिए। ठीक वही है। इस कोविड की महामारी को आप अगर अवसर मान के चल रहे हैं और अवसर ये मानकर चल रहे हैं कि अब इस देश में श्रम कानून भी खत्म हो जाएंगे, अब इस देश में किसान की खरीद के कानून भी खत्म हो जाएंगे, अब इस देश में रोजगार की गारंटी का जो एक छोटा मोटा अवसर था कि 1 साल तक काम करने के बाद नियमित हो जाएंगे, पेंशन मिलेगी, उस सबको आप खत्म कर ही चुके हैं। तो आप इस सबको ठप करके केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों की तिजोरियों को भरना चाहते हैं। तो अवसर लोगों की लूट का और लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ का मतलब ये है कि अब आपकी बैंकों में जमा राशि भी सुरक्षित है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हुए हैं, ये जो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर और उस जमाने की पूरी राजनीतिक नेतृत्व जो बराबरी की और दूसरे हक देकर गई है, आप ताज्जुब मत कीजिएगा अगर कोविड-19 की आपदा को, महामारी को अवसर मानने वाली ये सरकार उनको खत्म करने का भी मौका न निकाल ले। इस वक्त ग्रामीण इलाकों में जरूरत है रोजगार को पैदा करने की। हमारी प्याज न खाने वाली वित्त मंत्रालय जी ने कहा है कि मनरेगा में, ग्रामीण रोजगार गारंटी में 40-50% नए लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा का बजट केंद्र सरकार देती है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से लेकर आज तक 6 बजट पेश हुए हैं। 6 बजट में मनरेगा पर खर्च किए जाने वाली राशि को कम किया गया है। मनरेगा पर महिला की किसानों के बारे में भी दमयंती जी मैं बोलने वाला हूं, निश्चिंत रहिए। उसमें लगातार 6 साल में मनरेगा के बजट को कम किया है। अब वो ये कह रही है कि ये जो प्रवासी मजदूर गांव में लौट रहा है, इसके लिए 40-50% रोजगार मनरेगा में बढ़ाया जाएगा। पैसा दिया है आपने, 1 रुपया बढ़ाया है। मनरेगा के बजट में आवंटन में कुछ रुपए जोड़े हैं क्या? नहीं जोड़े। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि हमारे गांव में 30 रोटी बनेंगी, अभी 30 लोग खाते थे, अब 60 लोग हो गए हैं, लेकिन रोटी 30 ही बनेंगी, वो 30 रोटी ही सारे लोगों में बांटी जाएगी। तो ये कौन सा फॉर्मूला, ये कौन सा निदान है?
ये ग्रामीण इलाकों में रोजगार को पैदा करने का तरीका है? ये नहीं है। प्रवासी मजदूरों को जो लाखों की संख्या में है, उनको अपने भरोसे छोड़ दिया गया। वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, कैसे जाएंगे? केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि उनके लिए शेल्टर बनाओ, उनके लिए टेंट लगाओ, उनको खाना खिलाओ, उनको अगर रेल से वापस करना है तो रेल का जो पैसा है वो दो। केंद्र सरकार क्या करेगी? ये जो प्राइवेट लिमिटेड नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड बना हुआ है, वो कौन से घोटाले करने के लिए बना हुआ है? अगर वो इस वक्त प्रवासी मजदूर, इस देश के मेहनतकश भारतीयों को सुरक्षित तरीके से उनके घर तक नहीं पहुंचा सकता, तो वो ये फंड किस काम के लिए बना है? नहीं, उसमें से वो वेंटिलेटर बनाने के लिए पैसा देंगे, मजदूर को वापस पहुंचाने के लिए पैसा नहीं देंगे। वेंटिलेटर जरूरी है, लेकिन वेंटिलेटर के साथ साथ उनका घर पहुंचना भी जरूरी है। उनका रास्ते में बिस्कुट पर जीवन काटने की जो एक नियति बना दी है आपको, उससे बाहर आना भी जरूरी है। बच्चों के साथ बिलखते हुए जा रहे हैं, उनके साथ मानवीय व्यवहार भी बहुत आवश्यक है। उन प्रवासी मजदूरों को पूरी तरीके से अपने भरोसे छोड़ दिया है कि जो करना है सो करो। लाठियों से बचने के लिए सड़कों को छोड़कर गांव के रास्तों से निकलना है तो निकलो, खाने के लिए कुछ मिल जाए तो खाओ, नहीं खाओ। अभी मेरे सामने आया, हमारे एक साथी ने भेजा है कि बुलंदशहर के पुलिस ऑफिसर ने वहां पर एक सार्वजनिक आदेश निकाला है वहां के नागरिकों के लिए, जिस आदेश की भाषा ये है कि ऐसा देखने में आता है कि जो मजदूर अपने घरों के लिए लौट रहे हैं, उन मजदूरों को कुछ लोग अपने घरों के सामने रोक लेते हैं और हमें गोपनीय सूचना मिली है कि वो उनको खाना भी खिलाते हैं। ये ऐसा काम जो भी कर रहे हैं वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अगर उन्होंने ये काम करना बंद नहीं किया तो उन्हें आपदा के कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। तो अभी जिन्हें वापस लौटने वालों को थोड़ा बहुत सदाशही भारतवासी, हमारे नागरिक लोग अपने घर के सामने बुलाकर उनको रोटी दे दिया करते थे, चाय पिला देते थे, पानी पिला देते थे। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फॉर्मूला निकाला है, योगी जी की सरकार है, तो उसी फॉर्मूले पर बाकी की भी राज्य सरकारें चलेंगी। तो आप तो कुछ कर नहीं रहे, जो नागरिक करना चाहते हैं उनके लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनका इरादा इस 25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के नाम पर इनको भी, ग्रामीण मेहनतकशों को भी और कोविड की महामारी की आड़ में उद्योगों में काम करने वाले और गैर औद्योगिक मजदूरों को भी पूरी तरीके से कुचलना है और कुछ मुट्ठीभर लोगों का फायदा पहुंचना। उन्होंने दावा किया है कि 8 करोड़ लोगों के लिए हम मुफ्त अनाज बांटेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि लफाजी करने के मामले में और दिलेरी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने के मामले में इस मौजूदा नेतृत्व के अलावा और कोई विश्व में शायद ही कोई ऐसा हो। और यही वजह कि ये लोग लौट कर आए। उन्हें विश्वास नहीं है कि सरकार जो कह रही है, सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और उन्हें चूंकि विश्वास नहीं है इसलिए लोग लौट कर जा रहे हैं। और उसी अविश्वास को बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि हमने 8 करोड़ के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। क्या प्रावधान किया है? कहां मिल रहा है? हमारी पार्टी ने यह मांग की कि 10 किलो गेहूं या चावल दाल के साथ मिलना चाहिए, लेकिन जानकारी ये निकल के आई है कि 20 करोड़ लोग जो पीडीएस में शामिल हैं उनको भी नहीं मिला। बिना कार्ड के लोगों को भी देंगे, आधार कार्ड से भी देंगे, ये सब लफाजी की बातें। मिला किसी को नहीं है। और जहां मिला भी है वहां पर 5 किलो चावल मिल गया, जहां मिला भी है वहां 10 किलो के आटे को पैक करके सप्लाई करने का जिम्मा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास था। जब तोला गया तो 8 किलो निकला, 7 किलो निकला। जहां मिला भी है वो कम मिला है और पूरी तरीके से वो नहीं मिला है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरे वो जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, हमने चूंकि पूरे देश भर में राशन की दुकानों को एक साथ जोड़ने का फैसला ले लिया है, तो उनको अपने वहां के बंबई के राशन कार्ड से बुलंदशहर के गांव में या देवरिया के गांव में या भागलपुर के गांव में भी राशन मिल जाएगा। ये जो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी है, भी इसके पूरा होने में 1 साल लगेगा कम से कम। कैसे मिल जाएगा? लेकिन लफाजी करने के मामले में तो कुछ है नहीं। इस पूरी साल भर तक वो क्या खाएंगे? तो इसमें ये जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं में किसान के लिए या देश की जो देहाती आबादी है उसके लिए कुछ भी नहीं है। और एक तरीके से ये, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तरीके से ये वही है जो चाणक्य का अर्थशास्त्र था, या वही है
जो हमारे उस डॉक्टर की कहानी थी जो हमारे शरीर में से खून निकालकर हमारे शरीर में ही डालने का काम करता था। और ये जितना पैसा है वो पैसा भी कहां से आएगा? बैंक में काम करने वाले, स्कूलों में काम करने वाले, केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करने वाले, कोयले में काम करने वाले, एनटीपीसी में काम करने वाले, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले, ये जितने भी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके वेतन में से इस आपदा से निपटने के नाम पर पैसा काट लिया गया। लेकिन खर्च कहाँ किया जा रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं। ये पैसा भी उन कॉरपोरेट्स को उनके उद्योग में और व्यापार में जो तथाकथित हानि हुई है, जो घाटा हुआ है इस पेंडेमिक की वजह से, उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पेंडेमिक की वजह से किसानों को और मजदूरों को या नौजवानों को या शहरी लोगों को, असंगठित क्षेत्र के लोगों को जो घाटा हुआ है वो उनकी चिंता में नहीं है। ये स्थिति है मित्रों, और इस गंभीर स्थिति से अगर बाहर निकलना है तो हमें आने वाले दिनों के खतरे को समझते हुए, आने वाले दिनों में उस खतरे के मुकाबले के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। क्योंकि उनकी लैंड लेबर लिक्विडिटी और लॉ वाला जो मामला है वो एक बहुत खतरनाक तानाशाही का संकेत देता है, जिसे वो आने वाले दिनों में ला सकते हैं। तो रास्ता क्या है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी जो प्याज नहीं खाते हैं उनको बाकायदा एक पूरा सुझाव दिया है, जो मैं अपने साथियों से ये निवेदन करूंगा कि वो हमारा जो अखबार निकलता है लोकलहर, उसके ताजे अंक में पूरा का पूरा छप रहा है, और एक आध दो दिन में हम उसको सोशल मीडिया पे भी साझा करेंगे। उसे पढ़ें और उसके आधार पर ये सोचें कि ये रास्ता ठीक है और इस रास्ते के लिए किस तरीके से दबाव बनाना चाहिए। मैं इसके दो तीन पहलुओं को आपसे कह रहा हूं कि एक तो ये जो आपदा का जो असर है, उस आपदा के असर से बाहर निकलने के मामले में हमने उन्हें तीन तरीके के सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव तो हमारा ये है कि वो शॉर्ट टर्म तत्काल फौरी कदम जो उठाने चाहिए। दूसरा सेट हमारे सुझावों का वो है जिसमें हम ये कहते हैं कि ये मध्यावर्ती कदम लिए जाने चाहिए। और तीसरा कदम वो है जिसके बारे में हमने कहा है कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के फॉर्मुलेशन के मामले में आना चाहिए। उदाहरण के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हमने ये मांग की है कि जितने भी गैर आयकरदाता परिवार हैं जो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, उनको कम से कम आने वाली 3 महीने की अवधि के लिए 7,500 रुपया प्रतिमाह दिया जाना चाहिए। और 6 महीने तक हर एक व्यक्ति को, हर एक राशन कार्ड को नहीं, हर एक व्यक्ति को हर महीने 10 किलो अनाज मुफ्त में देना चाहिए। ये अव्यावहारिक मांग नहीं है, क्योंकि अभी 7,70,00,000 टन अनाज एफसीआई के गोदाम में जमा है, जिससे चूहे खा रहे हैं और जिसके रख रखाव पर सरकार के तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो रहे हैं। और अभी ये जो हमारे सरकार की जो नेशनल पॉलिसी है, उसके हिसाब से हमारा ये मानना है कि हमारे पास बफर कम ऑपरेशनल स्टॉक जो होना चाहिए वो अधिक से अधिक 2,40,00,000 टन का होना चाहिए। तो 5,30,00,000 टन फालतू अनाज अभी भी आपके गोदाम में है, जिससे आप बांट सकते हैं। और अभी जो रबी की फसल की जो खरीदी हुई है, इसकी अगर कितनी भी कम खरीदी हुई होगी तो अभी कम से कम 4 करोड़ टन अनाज इसमें और आने वाला है। कहां रखेंगे आप इसको? इसलिए जो हमने मांग की है कि प्रति व्यक्ति को 10 किलो अनाज दाल के साथ दिया जाना चाहिए, उस मांग को, वो व्यावहारिक है, उस मांग को पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी कोविड के संकट से लोग बाहर आ पाए। दूसरी मांग हमने ये की है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लौट रहे हैं, ये कहां जाएंगे? इनके लिए मनरेगा के लिए नए काम तो खोलने पड़ेंगे, लेकिन रोजगार के भी नए अवसर खोजने पड़ेंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो स्थानीय फूड प्रोसेसिंग के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, वो पंचायतों के स्वामित्व में शुरू किए जाने चाहिए, कॉरपोरेट की फ्रेंचाइजीज नहीं। किसी इलाके में टमाटर पैदा होता है, किसी इलाके में आलू की भरमार है, हर पंचायत स्तर पर आप अगर उनके फूड प्रोसेसिंग के प्लांट खोल देंगे और उसको वो वैल्यू एडिशन के साथ, अगर उसको अच्छी क्वालिटी के साथ अगर वो बनाएंगे और उनको उस पूरे इलाके में एक मार्केट भी उपलब्ध होगा, तो उससे नया रोजगार भी पैदा होगा
और वो जो उत्पाद करेंगे उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का एक जाल हो, मार्केटिंग का एक ढांचा हो। इसके जरिए हम न केवल आज इस तात्कालिक समस्या से निपट सकते हैं और एक नया रोजगार उन लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं जो लौट कर जा रहे हैं अपने रोजगारों को छोड़कर सरकारों की गैर जिम्मेदारी की वजह से, बल्कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंस, रोजगार सघन ग्रामीण इलाके के क्षेत्र को भी बना सकते हैं। ये काम भी किया जा सकता है। ये तमाम सारी मांगे हैं जो हमने 3 तरीके के विकल्पों के रूप में दिए हैं। लेकिन 234 किसान संगठनों का एक साझा मोर्चा है जिसका नाम है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति। उन 234 किसान संगठनों के उस अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 10 मांगे उठाई हैं, जिन 10 मांगों को लेकर कल 16 तारीख को पूरे देश भर में किसान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी छत पर खड़े होकर, अपने घर के बाहर खड़े होकर, अपने खलिहान में खड़े होकर, अपनी पंचायत भवन पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े होकर, अपने गांव की गली में खड़े होकर विरोध कार्रवाई करेंगे और वो मांग करेंगे कि ऐसे तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए जिनकी वजह से ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को कुछ न कुछ फायदा हो। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इसमें मैं भूल गया हूं, दमयंती जी ने उसकी याद दिलाई थी कि इसका सबसे ज्यादा असर तो पड़ा है महिलाओं के ऊपर। वो असर किस तरीके से पड़ा है, चाहे वो महिला किसान हो, चाहे वो महिला मजदूर की पत्नी हो, चाहे वो महिला गृहिणी हो, उस पर किस तरीके से असर पड़ा है। मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि कॉमरेड संध्या शैली जी ने आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मध्य प्रदेश के पेज से कोरोना से जूझती महिलाओं को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प और काफी जानकारियों से भरा हुआ एक इंटरवेंशन किया है। तो आप लोग आप सभी साथी अगर उसको देख लेंगे तो उससे आपको वो पहलू भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो खेत मजदूरों का है, जिनके पास वो तमाम सारी ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान की भी बातें भी उसके पास नहीं पहुंचती हैं। उसका भी एक ख्याल में रखने की आवश्यकता होगी। तो ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जो मांग की है उसमें हम लोगों ने ये जो लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उसके लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। हमने ये मांग की है कि खेती के कामों को भी मनरेगा से जोड़ देना चाहिए और प्रवासी मजदूरों सहित सभी ग्रामीण परिवारों को बिना किसी भेदभाव के काम दिया जाना चाहिए। इसके साथ रबी फसलों, वनोपजों, सब्जियों, फलों, अंडों और दूध को भी सरकार खरीदे और इनकी कीमत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के हिसाब से दी जाए, ताकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन के रुकने की वजह से जो आने वाले 2-3 महीने तक भी उसके माल का इधर से उधर जा पाना प्रभावित होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसको घाटा होगा, वो न हो इसके लिए किया जाए। जितने भी प्रवासी मजदूर अभी भी रास्ते में, सरकार बिल्कुल असत्य बोलती है, मैं बार बार बचता हूं झूठ कहने से। वो ये कह रहे हैं कि 50,000 लोग हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 मई को सुनवाई बंद कर दी जब तुषार मेहता साहब ने, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रवासी मजदूरों का पूरा ख्याल रखने हैं। मुझे लगता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जो है वो न तो टीवी देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो वो होंगे ही नहीं, न अखबार पढ़ पा रहे हैं, या हो सकता है कि वो शंकराचार्य के ज्ञान में हो जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो शासन सत्यम बाकी वास्तविकता मिथ्या, उस पर चल रहे हो। लेकिन ये लाखों की संख्या में है। आप किसी भी हाईवे पर जाकर खड़े हो जाइए सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, ये जो 5 घंटे का समय होता है ये पीक आवर होता है। ऐसा लगता है जैसे मेले का मेला चला आ रहा है, बिना किसी की ओर देखे हुए चुपचाप। इन्हें उनके घर तक पहुंचाइए बिना किराया लिए हुए, और उन्हें कम से कम घर पहुंचने के बाद 5,000 रुपए की प्रवास राहत राशि दीजिए, क्योंकि वो जो घाटा सहकर आए हैं या जो किराया उधार लेकर आए हैं या रास्ते के खर्चे के लिए लेके आए। हमारी एक मांग ये है कि लॉकडाउन और प्राकृतिक आपदा से जो खेती को नुकसान हुआ है उसके लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये जो किसान सम्मान निधि है उसको भी बढ़ाकर 18,000 रुपये वार्षिक करना चाहिए। जितने भी किसान हैं, बटाईदार हैं, खेत मजदूर हैं, ग्रामीण गरीब हैं, उन पर जितने भी बैंकों के और साहूकारी के कर्जे हैं वो माफ किए जाने चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण के बकाया की वसूली को बंद करना चाहिए। उसी से खरीफ की फसल के लिए खरीदी के लिए भी उसी कार्ड को मान्य करना चाहिए, नया ऋण जारी करना चाहिए, और खरीफ सीजन के लिए मुफ्त बीज, खाद और कीटनाशक दिए जाने चाहिए।
हमने ये भी मांग की है कि राशन की दुकानों से दैनिक उपभोग की सारी वस्तुओं को सस्ती दरों पर दिया जाना चाहिए, उस कोटे के अलावा जो उनको मुफ्त दिया जा रहा है। और राशन वितरण में धांधली बंद करके सारे प्रवासी मजदूरों को आने वाले कुछ महीनों तक पोषण आहार दिया जाना चाहिए। भारत के निवासी हैं ये लोग। हमने ये भी मांग की है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो कोरोना के महामारी से लड़ने के लिए बजाय कर्मचारियों की या जनता के पैसे को काटने के रईसों और कॉरपोरेट पर विशेष टैक्स लगाया जाना चाहिए। उनको ये पैकेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितना भी विदेशी धन, विदेशों में जितना भी भारत का धन पड़ा है, जिसकी लिस्ट, जैसा कि हमसे बहुत ऑथेंटिकली कहा गया था कि जिसकी पूरी सूची नरेंद्र मोदी साहब के पास है, तो प्रधानमंत्री जी को सारे पैसे को वापस लाना चाहिए और उसे इसके काम में लाना चाहिए, इसके राहत के काम में और इस देश की जनता को पुनर्जीवित करने के काम में लगाना चाहिए। आखिरी मांग हमारी ये है कि डीजल की कीमत जो इस दौर में बढ़ा दी गई, जबकि दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ सबसे कम कीमत पर है, डीजल की कीमत को कम से कम 22 रुपया प्रति लीटर कम किया जाना चाहिए। और इन सारी मांगों को लेकर 16 तारीख को यानी कि कल सुबह 9 बजे से आंदोलन शुरू होंगे और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे देश भर में हर भाषा में बोलने वाला, हर तरीके की फसल पैदा करने वाला किसान और खेत मजदूर इन मांगों को लेकर जाएगा। 234 संगठन एक साथ उतरेंगे। आप में से सुनने वाले कुछ लोग अगर किसान नहीं है तो उन्हें भी इस किसान के लिए उतरना चाहिए, क्योंकि ये जो फालतू का नारा दिया जाता है कॉरपोरेट आटा कंपनी द्वारा अपना आटा बेचने के लिए कि अगर आपने आज भोजन किया है तो किसान को धन्यवाद दिया है कि नहीं दिया, इस तरीके की बाजारू औपचारिकता में पड़ने के बजाय एक वास्तविक रिलेशनशिप कायम की जानी चाहिए इस देश के सबसे मुश्किल में पड़े हुए किसान के साथ। और उसके लिए मुझे विश्वास है कि कल आप लोग आएंगे। चूंकि आंदोलन का सवाल था इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में वो कोविड प्रोटोकॉल की आड़ में अवसर देख रहे हैं तानाशाही को लाने का, कॉरपोरेट की लूट को बढ़ाने का, और इस देश के मेहनत का एक मौका देख रहे हैं, एक संभावना देख रहे हैं अपने आंदोलनों के जरिए इस निजाम की नीतियों के रास्ते को बदलने का। तो आने वाला दिन, आने वाले महीने जिस तरीके की रस्साकशी के होने वाले हैं, उस रस्साकशी में हम जितनी एकजुट तरीके से अपनी ताकत को निभाएंगे, जितनी समझदारी के साथ उनके द्वारा जानबूझकर फैलाई जा रही अफवाहों और हिंदू मुस्लिम के बंटवारे के जाल में नहीं फंसेंगे, उतनी ही ज़्यादा उम्मीद हमारे कामयाब होने की होगी। और ये कामयाबी केवल भारत की जनता की नहीं होगी बल्कि पूरे देश की एकता की भी होगी। और मुझे विश्वास है कि इस देश की एकता की लड़ाई में, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में और इस देश के विकास की लड़ाई में जितना योगदान इस देश के मेहनत कशों ने दिया है, वो अब इस देश को बचाने की लड़ाई में भी उतना ही योगदान देंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की उत्तराखंड राज्य कमेटी को, वहाँ के राज्य समिति के सचिव कॉमरेड राजेंद्र सिंह नेगी को धन्यवाद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इनकलाब जिंदाबाद।